अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक आदि मौर्यों ने भारत का इस अर्थ में बड़ा उपकार किया कि समूचे देश को एकता के सूत्र में बांध दिया। सिकंदर और सेल्यूकस के सैनिकों से देश की रक्षा की तथा देश की शासन प्रणाली में एक रूपता उनके सराहनीय कार्यों में मानी जाएगी। मौर्यों ने प्राकृत को सारे देश की राष्ट्रभाषा बनाई और समूचे राष्ट्र को एक सर्वमान्य धर्म के सूत्र में बांधा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सनातन धर्म का पूर्ण विकास किया। सनातन धर्म उनके समय में फली फूली, परंतु अपने आखिरी समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया। बिंदुसार ने अपनी दीक्षा आजीविक संप्रदाय से ली। अशोक शुरुआती समय में सनातन धर्म को ही मानने वाला था और साम्राज्य विस्तार कर रहा था, परंतु कलिंग युद्ध में हुई लाखों लोगों की हत्या उसके हृदय को शांति की ओर प्रेरित किया और वह बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कलिंग विजय के बाद अशोक की मानसिक वृत्ति बदल गई। उसने शस्त्रों द्वारा विजय करना छोड़कर धर्म विजय की नीति अपनाई और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना समय लगा दिया। अशोक के बाद भी इसके उत्तराधिकारी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहे। अशोक द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म के कारण पूरा मौर्य साम्राज्य हिंसा से दूर हो गया। मगध के सैनिक भी बिच्छू जैसे वस्त्र पहनकर धर्म प्रचार कार्य में लग गए। यकीन करना मुश्किल था कि जिस धरती ने सिकंदर और सेल्यूकस जैसे योद्धा को पराजित किया और अपना साम्राज्य को ईरान तक ले गया, वह अब अपने वीरता की वृत्ति खो चुका था। अब विदेशी भारत पर हावी होते जा रहे थे। कारण केवल एक ही था, बौद्ध धर्म की अहिंसात्मक नीतियां। भारत के उत्तर पश्चिम द्वार से लड़ाकू जातियां देश में प्रविष्ट कर अपने राज्य कायम करने लगे। यही नहीं, देश के स्थानीय राजघराने ने भी अपनी प्रभुता कायम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सिंधु और गोदावरी की घाटियों से मध्य देश का संपर्क छिन्न भिन्न हो गया तथा साकल, विदिशा और प्रतिष्ठान आदि नए नगरों के उद्भव से पाटलिपुत्र की रौनक जाती रही। इस समय भारत की खोई हुई पहचान दिलाने के लिए एक शासक की जरूरत थी और जल्द ही मगध को पुष्यमित्र शुंग के रूप में वह महान शासक मिल गया। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था। कुछ इतिहासकार पुष्यमित्र को भारद्वाज गोत्रीय शुंग ब्राह्मण कहते हैं तो कुछ कश्यप गोत्रीय वैम्बिक बताते हैं। कुछ इतिहासकार ने इन्हें अंत में मित्र लगे रहने के चलते इन्हें ईरानी भी कहते हैं, जो सूर्य के पूजक थे। इतिहासकारों में इस तरह की थोड़ी भिन्नता आना कोई बड़ी बात नहीं। समस्यामायिक दृष्टि से देखा जाए तो ये भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण हो सकते हैं। मगध क्षेत्र के बौद्ध धर्म का चरम स्थिति में पहुंचना वैदिक धर्म के ब्राह्मणों को उनके कर्म कांडों पर बहुत प्रभाव छोड़ा। उस समय ब्राह्मण जीविकोपार्जन हेतु दूसरे व्यवसाय की ओर प्रेरित होने लगे। अत्याचार से बचने के लिए ब्राह्मणों को अपना पुरोहित कार्य छोड़ना पड़ा। पुष्यमित्र ने भी संभवतः लेखनी छोड़ तलवार उठा लिया। बृहद्रथ, जो मौर्य के अंतिम शासक थे, इन्होंने पुष्यमित्र की वीरता से प्रभावित होकर ही अपनी सेना का सेनापति बनाया था। बृहद्रथ को अपने शासन पर कमजोर पकड़ थी। बृहद्रथ को प्रतिज्ञा दुर्बल कहा गया। इसका अभिप्राय यह है कि राजा जो प्रतिज्ञा देश तथा जनता के लिए लेते हैं, उसमें बृहद्रथ विमुख हो गए थे। जनता में अपना विश्वास खो दिया था। सेना भी अपने राजा से ज्यादा विश्वास पात्र अपने सेनापति पुष्यमित्र को मानने लगी। एक बार की बात है, राजा बृहद्रथ और सेनापति पुष्यमित्र सैनिक का परेड देख रहे थे। इसी दौरान राजा और सेनापति के बीच बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ गई कि राजा ने पुष्यमित्र पर हमला कर दिया, जिसके पलटवार में सेनापति ने राजा बृहद्रथ से उसकी भाषा में जवाब देते हुए परास्त कर हत्या कर दी। वहीं माना यह भी जाता है कि एक रात पुष्यमित्र को राजा बृहद्रथ ने अकेले दरबार में बुलाकर धोखे से मारना चाहा, पर युद्ध में माहिर सेनापति ने तुरंत तलवार निकालकर अपनी रक्षा करते हुए राजा का संहार कर दिया। राजा का वध कर देने के बाद सेना ने पुष्यमित्र का साथ दिया और उसे ही अपना राजा घोषित कर दिया। राजा का पद संभालते ही पुष्यमित्र ने सबसे पहले राज्य प्रबंध में सुधार किया। पुष्यमित्र शुंग अपंग हो चुके साम्राज्य को दोबारा से खड़ा करना चाहते थे। इसके लिए वह एक संगठित सेना का निर्माण करना शुरू कर दिया। पुष्यमित्र के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पुष्यमित्र प्राचीन मौर्य साम्राज्य के मध्यव्रत को सुरक्षित रखने में सफल रहा। पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमाचल से लेकर दक्षिण में बरार तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। दिव्यावदान और तारानाथ के अनुसार जालंधर और सयालकोट पर भी उसका अधिकार था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में राजकुमार या राजकुल के लोगों को राज्यपाल नियुक्त करने की परंपरा चलती रही। पुष्यमित्र ने अपने पुत्रों को साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सहशासक नियुक्त कर रखा था और उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। धनदेव कौशल का राज्यपाल था और इस समय भी ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। इस काल तक आते आते मौर्यकालीन केंद्रीय नियंत्रण में स्थिरता आ गई।
सामंतीकरण की प्रवृत्ति सक्रिय होने लगी थी। पुष्यमित्र ने उन सभी राज्यों को दोबारा से अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया जो मौर्य वंश की कमजोरी के चलते इस साम्राज्य से अलग हो गए थे। ऐसे सभी राज्यों को फिर से मगध के अधीन किया गया और मगध साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद पुष्यमित्र ने भारत में पैर पसार रहे ग्रीक शासकों को भारत से खदेड़ा। राजा ने ग्रीक सेना को सिंधु पार तक धकेल दिया, जिससे वह भारत पर दोबारा आक्रमण करने नहीं आया। दुश्मनों से आजादी पाने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने भारत में शुंग की शुरुआत की और भारत में दोबारा से वैदिक सभ्यता का विस्तार किया। इस दौरान जिन लोगों ने भय से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, वह फिर से वैदिक धर्म की ओर लौटने लगे। ये भी कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के लोगों ने ग्रीक शासकों की मदद कर राजद्रोह किया था। इसी के आरोप में पुष्यमित्र शुंग ने ऐसे देशद्रोही क्रूर बौद्ध धर्म अनुयायियों को सजा दी। भारत में वैदिक धर्म के प्रचार और साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध करवाया। भारत के अधिकतर हिस्से पर दोबारा से वैदिक धर्म की स्थापना हुई। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में वैदिक धर्म की विजय पताका लहराने वाले पुष्यमित्र शुंग ने कुल मिलाकर 36 वर्षों तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल 184 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र राजगद्दी पर बैठा।